जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बढ़िया है, जो काफ़ी मज़ेदार है। आप लोगों ने सबने इसको ज़रूर से सुना होगा। और आज का टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत की आज हम बात करेंगे। देखो, ओजोन परत में सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो आप ये समझ लो कि ओजोन परत है कहाँ पर। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही है कि ये कहाँ पर होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके कहाँ मिलेगी। ये देखो, ये हमारा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में इस स्थान पर, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है समताप मंडल। ध्यान रखना, इसी समताप मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपको मिलती है ओजोन लेयर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बारे में ज़रा बात करते हैं कि ये है क्या। देखो, तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप में सामान्यतः द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, जिन्हें O3 कहा जाता है। ये O3 ही ओजोन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। ध्यान रखना, यानी ओजोन हमारे लिए हानिकारक है डायरेक्टली। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हाल ही में ये पता चला है कि वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। वायुमंडल में जो ओजोन है वो धीरे धीरे उसकी जो परत है वो घट रही है, उसकी कमी हो रही है, उसी के बारे में है। मनुष्य द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक, जैसे CFC, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बोलते हैं, वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते, यानी एक बार पहुंच गया तो लंबे समय तक बना रहेगा। एक बार जब ये ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आती है। हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया है, और ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को या जब ये ओजोन परत क्षीण हो जाएगी तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सोचना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है ये। अब देखो, लाभदायक ओजोन क्या है। ओजोन पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल या समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जहां यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है और हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हैलोजन जैसी ओजोन का क्षय करने वाली गैसें इस सुरक्षा कवच को तोड़ देती हैं और ओजोन परत में छेद कर देती हैं। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन की अवधारणा को अपनाया था, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, ठीक। आगे देखो, हानिकारक ओजोन। सतह स्तर के पास वायुमंडल के निचले हिस्से में ओजोन तब बनता है जब कार, बिजली संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्रों तथा अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। सतह स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक होता है। ध्यान रखना, यानी अगर ओजोन धरती के निकट है तो यह हानिकारक है, और अगर समताप मंडल की ऊंचाई पर है, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो फिर ये ठीक है, तो इतना हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि फायदा पहुंचाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
नीचे है तो हानिकारक है, ऊपर है तो बढ़िया है। आगे देखो, ऊपरी समताप मंडल में ओजोन की प्रचुर मात्रा होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं, अतः ओजोन कवच को बचाए रखना आवश्यक है। पराबैंगनी किरणों की डॉई ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया का उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन में विखंडित कर देता है। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर यह ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाते हैं। ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होती है, अतः आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण CFC का उत्सर्जन है, जिसे फ्रेऑन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय ज्वलनशील विषहीन कार्बनिक अणु हैं, अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में, प्लास्टिक फोम के निर्माण तथा कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में भी होता है। अब बात करेंगे ओजोन छिद्र की। 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में क्षय हो रहा है, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है। यह पाया गया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी था। गर्मी में नाइट्रोजन ऑक्साइड परमाणु एवं क्लोरीन परमाणुओं की अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफी हद तक रोकता है। जबकि सर्दियों के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जिन्हें ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं, जिससे बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जलयोजित होकर हाइपोक्लोरस बनाता है। आगे देखिए, ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण क्षोभ मंडल में क्षरित होता है, यानी क्षोभ मंडल में आता है। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का जीर्ण, मोतियाबिंद, सनबर्न, त्वचा कैंसर, कई पादप प्लावकों की मृत्यु, मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि होते हैं। यह भी देखा गया है कि पौधों के प्रोटीन पराबैंगनी विकिरण से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। इससे पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की नमी कम होती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण रंगों तथा रेशों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं। तो ये आज हमारा पूरा का पूरा जो है ये जो है आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हुआ, ठीक है। और ओजोन के बारे में हमने समझा, ओजोन छिद्र के बारे में हमने जाना, ठीक, कि कहाँ पर है, कैसे है, क्यों बन रहा है। भारत कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है, जिसका नाम है भारत कूलिंग एक्शन प्लान, ICAP, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो अच्छे से आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट इसमें सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है ये कि ये आया ही कब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, देखो ध्यान रखना, कब आया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 8 मार्च 2019 को आया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि कब आया है, ठीक है। अब है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने 2019 के दौरान इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विकसित और लॉन्च किया, जो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम के अनुरूप है। ICAP का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में कूलिंग की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिसमें इमारतों में स्पेस कूलिंग और कोल्ड चेन शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कूलिंग मांग को कम करना, रेफ्रिजरेटर ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और 20 साल की समयावधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्प शामिल है। यानी अब इस नाम से आप देखो समझ सकते हो कि भारत कूलिंग एक्शन प्लान है, तो भारत को किस तरीके से ठंडा रखा जाए, ये बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इस काम को करने के लिए ही ये दस्तावेज तैयार किया गया है, कैसे भारत को हम ठंडा रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को होता है हर साल, विश्व ओजोन दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय ने भारत कूलिंग एक्शन प्लान का मसौदा जारी किया। इसके साथ ही भारत ऐसा दस्तावेज विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ध्यान रखना, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। ICAP सेक्टरों में शीतलन आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना है,
वर्ष 1937 तक शीतलन मांग को 20 से 25% और प्रशीतक मांग को 25 से 30% तक कम करना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये महत्वपूर्ण है, देखो ध्यान रखना, ये टारगेट आपको पता होना चाहिए कि शीतलन मांग को 20 से 25% तथा प्रशीतक मांग को 25 से 30% तक कम करना इस योजना का लक्ष्य है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट जो कंट्रोल है, जो हमारा जलवायु और जो पर्यावरण मंत्रालय है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि ओजोन सेल द्वारा तैयार किए गए मसौदे का उद्देश्य, यानी पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो तैयार किया गया मसौदा है, इसका उद्देश्य ओजोन परत को उन सभी पदार्थों से बचाने की आवश्यकता में ध्यान रखते हुए टिकाऊ शीतलन प्रदान करना है। ठीक है, जो इसका क्षय कर रहे हैं। यानी देखो सीधी बात है ये कि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उसने एक मसौदा तैयार किया है और उसका टारगेट ये है कि उन सभी पदार्थों को हम कम करें जो हमारी ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट यह 2037-2038 में प्रशीतन की आवश्यकताओं के अनुमानों के साथ 20 साल का परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यानी 20 साल के लिए योजना है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ICAP विभिन्न सेक्टरों में शीतलन आवश्यकता को संबोधित करता है और उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो शीतलन के मांग को कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, शीतलन का मतलब वहाँ पे देखिए, बार बार इसको समझ लो यार, कि शीतलन जो बार बार शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या है। शीतलन का मतलब हो गया फ्रिज, AC, ठीक है, ये शीतलन का कार्य कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर। ठीक, तो इनको किस तरीके से, अब जब हम इनको यूज करते हैं AC फ्रिज को, तो इनसे गैस निकलती है CFC, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, ओजोन लेयर के नुकसानदायक है। तो हम ऐसा क्या इनका विकल्प निकालें कि अब हम लोगों से ये तो बोल नहीं सकते कि यार AC यूज करना बंद कर दो, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोग AC यूज करेंगे, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग AC भी यूज करते रहें और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ये काम सरकार कर रही है। ठीक है, अब देखो, इसका लक्ष्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के लाभों को हासिल करने के लिए उचित कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। ICAP का व्यापक लक्ष्य समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ हासिल करते हुए सभी के लिए स्थायी शीतलन के साथ बढ़े हुए तापमान से निजात प्रदान करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप कम से कम इसमें डेट तो याद रखना ही, बाकी जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो हमने इसमें देख लिए। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।